तहसील हेडक्वार्टर सराय आलमगीर पहुंचने पर एमएस डॉक्टर बलाल बिन तारक ने अपने स्टाफ के हमरा फूलों का गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। कुछ देर गपशप लगाने के बाद हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स और डिपार्टमेंट का विज़िट कराया। सबसे पहले हमें मेन मेडिकल स्टोर का विज़िट कराया गया और हमें बताया गया कि कौन कौन से अमराज की अद्वियात यहाँ से मिल सकती हैं। एडमिन ऑफिस का विज़िट भी कराया गया। एडमिन ऑफिस के रोज़मर्रा की एक्टिविटी के बारे में डिटेल से बताया गया। सेहत कार्ड के बारे में भी तफसील से बताया गया। डेटा एंट्री डेस्क पर पहुंचने के बाद हमें बताया गया कि किस तरह नए आने वाले पेशेंट का इंदराज किया जाता है। एमरजेंसी में फ़र्स्ट एड की तमाम सहूलियात मौजूद थी। इसके बाद हमें एमरजेंसी मेडिकल स्टोर का भी विज़िट कराया गया। पूरे हॉस्पिटल में सफाई का निज़ाम इंतहाई काबिल तारीफ़ था। डेंटल सेंटर का भी विज़िट कराया गया और हमें बताया गया कि डेंटल की किन किन अमराज का यहाँ पर इलाज किया जाता है। इंडोर फार्मेसी का विज़िट भी कराया गया। सेकंड फ्लोर पर पहुंचने पर एक्सरे रूम का विज़िट करने के बाद लेबॉरेटरी का भी विज़िट कराया गया। लेबॉरेटरी इंचार्ज ने हमें बताया कि किन किन अमराज का यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं और साथ जदीद तरीन मशीनरी के हवाले से भी बताया गया। इसके बाद लेडीज़ वार्ड, जेंट्स वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड का भी विज़िट कराया गया। मुख्तलिफ वार्ड्स का विज़िट करने के बाद हमें चिल्ड्रन नर्सरी का भी विज़िट कराया गया, जहां बच्चों की निगहदाश्त के लिए जदीद तरीन तरीक़ाकार से इलाज किया जाता है।
ऑपरेशन रूम का विज़िट भी किया गया, जहां पर जदीद तरीन तरीक़ाकार से ऑपरेशन किए जाते हैं। लास्ट पे खिदमत मरकज़ और मस्जिद इब्राहिम का भी विज़िट कराया गया। आज मैं मौजूद हूँ THQ सराय आलमगीर में, और आज मैंने यहाँ का विज़िट किया और डॉक्टर बलाल बिन तारक साहब जो कि यहाँ पे MS हैं, इनसे इनकी टीम से आपकी मुलाकात कराते हैं। इसके बाद फिर डिटेल से MS साहब से हॉस्पिटल के हवाले से बात की जाएगी। तो आइए आपको पहले सबसे स्टाफ से तारफ़ कराते हैं, उसके बाद मुकम्मल बाकी डेटा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। आपने विज़िट कराया और यकीन करें कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि THQ खारिया में मेरा अक्सर बेशतर चक्कर लगता रहता है, लेकिन इधर आके मैंने देखा आपकी एडजस्टमेंट सेटिंग हर हवाले से आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो आपका स्टाफ है इनसे भी मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नाजरीन को भी इनके बारे में बताया जाए, तो इनके बारे में कुछ हमें बताएं। जी, ये हमारे हॉस्पिटल की बैकबोन है जी, NMS है, न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, और इनके साथ हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी बाएं जानिब से शुरू करूंगा। सुफियान साहब हैं पहले नंबर पे, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। इनके साथ आगे हसनैन साहब बैठे हैं, लॉजिस्टिक ऑफिसर हैं और HR ऑफिसर हैं। उनके साथ आगे IT सेक्शन के इब्रार शाह साहब बैठे हुए हैं। उनके साथ अरशद साहब हैं जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं, इंचार्ज हैं इस अस्पताल की हिफाजत के। और आखिर में तारिक साहब हैं, ये हमारी जो कम्युनिकेशन है CEO ऑफिस के साथ उसको देखते हैं। इस साइड पे ले लें तो आसिम साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर हैं, जितने मालियाती उमूर हैं उनको ये देखते हैं। इनके साथ IT ऑफिसर हैं वकास साहब बैठे हुए हैं। तकरीबन 20 से 25 पोर्टल्स हैं जिनको ये इस वक्त मैनेज कर रहे हैं अपनी टीम के थ्रू। कैमरास वगैरह को भी यही मैनेज कर रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर हैं, MSDS को ये देख रहे हैं, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को, और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ हमारे जितने मामलात हैं उसको ये बड़े खुश उसलूबी से देख रहे हैं। उनके साथ आगे हमारे कमर साहब बैठे हुए हैं, ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और ये सुफियान साहब को असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में। आगे शाहिद साहब बैठे हुए हैं जो कि हमारे जनरल स्टोर को और जो इंटरनल स्टोर्स हैं उनको देखभाल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपका जो ये हॉस्पिटल है इसमें कौन कौन से डॉक्टर वगैरह मौजूद हैं और किस किस बीमारी का वो इलाज करते हैं, और इसके अलावा हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये जो आपका हॉस्पिटल है इसमें किन किन बीमारियों के ऑपरेशन भी होते हैं, और कौन से डॉक्टर ऐसे मौजूद हैं कि जितने बंदे भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि इन बीमारियों का इलाज होता है और ये डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है। इस बारे में कुछ बताइएगा। जी, हमारे पास अर्शद साहब सर्जन हैं, 2 सर्जन्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं, जिनमें आप अपेंडिक्स को ले सकते हैं, हर्निया को ले सकते हैं, इसके साथ साथ पित्ते की पथरी का वो इलाज करते हैं। उनके साथ साथ हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो कि हड्डी जोड़ के सर्जन है, और वो जो है हड्डी की कोई टूटने का अमल हो तो उसको फिर रिपेयर करते हैं, उसका इलाज करते हैं। 3 हमारे पास पीडियाट्रिशियन है जिनको हम कहते हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, छोटे बच्चों के, तो वो बच्चों का इलाज करते हैं। फिर हमारे पास एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो कि जल्द की बीमारियों का इलाज करती हैं। इनके साथ साथ हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, TB वगैरह, यरकान, इन सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। ENT स्पेशलिस्ट नाक कान गले के सर्जन हैं हमारे पास जो कि नाक कान गले की सर्जरी करते हैं। डेंटल सर्जन हमारे पास मौजूद हैं जो कि दांतों का इलाज करती हैं। ठीक हो गया। इनके साथ साथ हमारे पास 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि ख़वातीन से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनको डील करती हैं। एक हमारे पास पैथोलॉजिस्ट हैं जो कि लेबॉर्ट्री में काम करती हैं और मुख्तलिफ टेस्ट्स जो होते हैं हमारी लेबॉर्ट्री में उनकी निगरानी करती हैं, उनको सुपरवाइज़ करती हैं। तो
ये स्पेशलिटीज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इनके साथ साथ हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स और वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो मॉर्निंग ड्यूटी भी करते हैं इमरजेंसी में, उसके साथ साथ इवनिंग और नाइट पे 24 घंटे कवर देते हैं इस हॉस्पिटल में। ये जो इमरजेंसी है आपकी, तो यानी कि एनी टाइम बंदे को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं डॉक्टर वगैरह, इस बारे में कुछ बताइए। जी, इमरजेंसी हमारी 24 घंटे के लिए अवेलेबल होती है। इसको हम 24 घंटे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद रखते हैं। स्टाफ भी मौजूद होता है, स्टाफ भी मौजूद होता है, नर्सेज मौजूद होती हैं, डिस्पेंसर्स मौजूद होते हैं और सपोर्टिंग स्टाफ भी मौजूद होते हैं। कुछ मुझे ये बताएंगे, जब आपने इसको ज्वाइन किया तो आपने आके इसमें कौन सी इम्प्रूवमेंट, कौन सी मशीनरी या कौन सी आपने ऐसे काम किए जो पहले नहीं थे आपने आके करवाए, और साथ ये भी बताएं इन फ्यूचर जो है आपके क्या प्लान है कि कौन से डॉक्टर इधर मौजूद होने चाहिए, या कि ये हो कि कौन सी आपकी मशीनरी इधर नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम की विसासत से हुकूमत पंजाब को बताएं, इस बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। जी, जब मैंने इस अस्पताल को ज्वाइन किया आज से तकरीबन 1.25 साल पहले, ठीक है, तो सबसे पहला जो काम मैंने किया, एक तफसीली जायज़ा लिया और चेक किया कि कौन कौन से काम है जिनको कराने की ज़रूरत है, और फिर उन कामों को मैंने बतदरीज कराना शुरू किया। सबसे पहले एक येलो रूम था, उसको येलो कलर करवाया, उसमें एसी लगवाया, उसका रास्ता नहीं बना हुआ था, उसका रास्ता बनवाया। तकरीबन 8-10 लाख रुपए इस पे लग गए थे, और इस 8-10 लाख की लागत से हमने वो येलो रूम को मुकम्मल करवाया। येलो रूम में इन्फेक्शस वेस्ट फेंकते हैं। इन्फेक्शन की वजह बनने वाला कोई भी जो मवाद है वो अगर अस्पताल में रहेगा तो फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलेंगी, तो उस इन्फेक्शस वेस्ट को उधर फेंका जाता है। हर दिन गुजरात से गाड़ी आती है, वो उस इन्फेक्शस वेस्ट को येलो रूम से उठाती है और अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात ले जाती है। वहाँ पे इंसिनरेटर में उसको इंसिनरेट कर दिया जाता है। सबसे पहला काम तो ये हुआ था। उसके बाद हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, एक बरियल पिट बनी हुई है। जी जी, ज़च्चगी के बाद यहाँ पे प्लेसेंटा को फेंका जाता है, क्योंकि अगर उसी प्लेसेंटा को बरियल पिट के ना होने की वजह से बाहर फेंका जाएगा तो माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा। लिहाजा माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए या खातिर खा हद तक कम करने के लिए बरियल पिट में हम प्लेसेंटा को फेंकते हैं। इस बरियल पिट के अंदर चूना होता है जो कि उस प्लेसेंटा को जज्ब कर लेता है। तो दूसरा नंबर पे जो काम किया था वो हमने बरियल पिट की असर नौ तामीर थी। ये बनी हुई थी पहले की, लेकिन इसमें पानी आया हुआ था जिसकी वजह से ये नॉन फंक्शनल थी, इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। तो वो इसको फिर नीचे से खुदाई करा के सारा असर नौ तामीर कराई गई, उसमें भी तकरीबन 10 लाख के करीब लागत आ गई थी। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्लेसेंटा को इसी के अंदर फेंका जाता है, माहौलियाती आलूदगी में इस वजह से खातिर खा कमी होती है। तीसरा जो काम मैंने किया वो ये था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका हुआ था मेरे आने से पहले का। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि हमारे अस्पताल की वो दीवार है, उस दीवार के पीछे से एक नाला गुजरता है वो साइड पे जो। जी, 2022 के जून जुलाई में मानसून के मौसम में यहाँ पे तूफान आया और फ्लड आया, ओवर फ्लडेड हो गया था ये नाला, जिसकी वजह से हमारी दीवार गिर गई। जब वो दीवार गिरी तो लोगों को मौका मिल गया चोरी करने का, उन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। ट्रांसफार्मर, हाँ। तो एक तो मैंने वो दीवार की जगह फेंस बनवाई, तकरीबन वो भी 9-10 लाख में बनी, और उसके बाद फिर 16 लाख की लागत से वहाँ पे ट्रांसफार्मर मैंने लगवाया, नया ट्रांसफार्मर लगवाया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे एम्प्लॉइज़ जो बगैर बिजली के रह रहे थे मेरे आने से पहले, उनको बिजली मैसर हो गई। तो एक ये काम हुआ। इसके बाद फिर मैंने सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई ठीक करवाई थी, वो ख़राब थी। मैं चूँकि खुद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है चेस्ट मेडिसिन में, पल्मोनोलॉजी में, छाती की बीमारियों में, नमूनिया, टीबी, दमा, सांस खांसी की बीमारियाँ, तो मेरे अपने मरीज़ आते हैं जिनका सांस चढ़ा हुआ होता है। मैंने देखा कि उनके लिए सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद नहीं थी, ऑक्सीजन की दुश्वारी होती थी उनको। तो इस चीज़ के पेश नज़र मैंने फिर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई को ठीक करवाया। इसके बाद शुगर के काफ़ी मरीज़ हमारे पास आते हैं। आप कह लें कि हमारी हर हफ्ते की 200 इंसुलिन की कंजम्पशन है, महीने में 800 इंसुलिन कंज्यूम होती है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए एक नया टेस्ट है जो कि बड़ा अच्छा टेस्ट है, HbA1c, जो कि आपको पिछले 3 महीने का शुगर का कंट्रोल बताता है। इस टेस्ट के लिए हमने एक मशीन रेंटल बेसिस पे यहाँ पे रखवाई, और वो टेस्ट जो कि मार्केट में 2000 रुपए में होता है और 1 से 2 दिन बाद उसका रिजल्ट मिलता है, वही टेस्ट हम 420 रुपए में करते हैं, यानी 1/4 कीमत पे तकरीबन, और 1 दिन में उसका रिजल्ट उसी वक्त
चंद घंटों में दे देते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये भी जब आप आए मैंने उसके बाद आकर जी बिल्कुल ठीक हो गया। ये करवाया काम। इसके बाद फिर मैंने एक मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे अरेंज किया। मैंने देखा कि आवाम को मेडिकल स्पेशलिस्ट की बहुत ज़रूरत है और मेडिकल स्पेशलिस्ट से रिलेटेड बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, और मेडिकल स्पेशलिस्ट के ना होने की वजह से आवाम को तकलीफ़ होती है, उन लोगों को झेलम जाना पड़ता है या खारियाँ जाना पड़ता है। इस चीज़ के पेश नज़र मैंने फिर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट अरेंज किया। अल्हम्दुलिल्लाह साल से ऊपर हो गया मेडिकल स्पेशलिस्ट इधर मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी मौजूदगी यहाँ पे आवाम के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं। बेशक, बिल्कुल। फिर जनाब मैंने एक गायनकोलॉजिस्ट अरेंज की, और ताकि ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनका इलाज बतरीके एहसन हो सके। फिर हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पोस्ट किए, लेकिन यहाँ पे चूँकि पहले कोई ENT स्पेशलिस्ट रहे नहीं थे तो ENT के औजार यहाँ पे नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स। इसी बात जी, तो वो तकरीबन 10 से 15 लाख के औजार हमने परचेज किए। अच्छा। ताकि लोगों का ENT का इलाज हो सके। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जी मॉर्चरी होती है, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है और वहीं पे उनका पोस्टमार्टम होता है। उसके लिए हमने तकरीबन 1 लाख के करीब के इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए ताकि डेड बॉडीज़ के पोस्टमार्टम में आसानी हो। ये तो आपने बता दिया कि जो आपने आके इसके जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मिल गई। मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर कौन सी ऐसे डॉक्टर या ऐसी मशीनें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, तो आप हमारे प्रोग्राम की वसासत से हुकूमत पंजाब से या उनको बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें मिले तो ये एक मज़ीद इसमें इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। इस बारे में कुछ जी। एक तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स और वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की काफ़ी कमी है। 26 सीटें खाली हैं यहाँ पे। ठीक है। तो वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिखा है, सेक्रेटरी साहिबा को भी कहा है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा कि ये 26 सीटें MOs और WMOs की, इनको जितना जल्दी हो सके इनको फिल किया जाए। ये 26 डॉक्टर यहाँ पे पोस्ट किए जाएँ ताकि आवाम के इलाज मुआवजे में आसानी पैदा हो सके। इसके साथ साथ मैं इमेज इंटेंसिफायर एक होती है मशीन, ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशंस में उसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिख रहा हूँ कि वो यहाँ पे भेजी जाए ताकि हमें हड्डी जोड़ के जो ऑपरेशंस हैं उनमें हमारे लिए आसानी पैदा हो। ट्रॉमा सेंटर का काम रुका हुआ है, काफ़ी हद तक हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, लेकिन बाकी अंदर के काम रहते हैं। ये मैंने गवर्नमेंट को लिखा है, इसको जल्दी तामीर किया जाए। और इधर जो सैंक्शन पोस्ट्स हैं सर्जन की, ऑर्थोपेडिक सर्जन की, मैक्सिलोफेशियल सर्जन की, न्यूरो सर्जन की, उन पोस्ट्स को जल्दी फिल किया जाए। इसी ट्रॉमा सेंटर के लिए एक ट्रांसफार्मर है 200 kVA का, वो अप्रूव कराया हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पे CT स्कैन मशीन आनी है। तो ये बड़े अवामी फलाह के मंसूबे हैं। मेरा दिल है कि ये जितने जल्दी मुकम्मल हो जाए उतने ही बेनिफिशियल है इलाके के लिए। तो इसके लिए मैंने सेक्रेटरी साहिबा को लेटर लिखा हुआ है कि इसके लिए जल्द से जल्द फंड्स रिलीज़ किए जाएँ ताकि ट्रॉमा सेंटर सही जल्दी बन सके। जल्दी। आप चेस्ट के डॉक्टर हैं, लास्ट पे मुझे ये बताएं, जो लोग या जो मरीज़ हैं इस बीमारी से, मौसम चेंज हो रहा है, इनके बारे में कुछ बताएं कि वो कौन सी ऐसी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें ताकि वो 50% घर में ही उसका इलाज कर सके, हॉस्पिटल ना आए। इस बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बता दें। इसमें ये जी कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो जिन लोगों को दमा होता है या COPD होता है, सिगरेट हुक्का वगैरह ज़्यादा पीने की वजह से, उनको ये है कि एक तो सर्दी से वो अपना बचाव करें। बाहर कम से कम निकलें, जब ज़रूरत के तहत निकलना पड़े तो स्वेटर, चादर, मोज़े, जुराबें वगैरह, जैकेट्स पहन के निकलें। अपने सर के ऊपर टोपी पहन लें, अगर ज़रूरत महसूस हो हाथों पर दस्ताने पहन लें। घर के अंदर भी रहें तो कमरे को गर्म रखें, हीटर वगैरह चला के रखें, ये बड़ा ज़रूरी है। साथ साथ मैं कहूँगा जो सिगरेट हुक्का पीते हैं इसका नुकसान ही होता है, सिगरेट हुक्के को छोड़ दें, वो ज़्यादा बेहतर है। धुएँ मिट्टी वाली जगह पे जाने से गुरेज करें, क्योंकि उससे आपका दमा और आपका COPD ये मज़ीद ख़राब होता है, बिगड़ता है। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं। इसके साथ साथ दवाई, इन्हेलर्स वगैरह इनका इस्तेमाल करें, नेबुलाइजर्स का, गर्म मशरूबात ज़्यादा पिएँ, तो ये उनके लिए ज़्यादा मुफीद और मुआवन साबित हो। मौसम के हवाले से डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमें विज़िट कराया और अपने स्टाफ से मुलाकात कराई। उम्मीद है हमारे नाजरीन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और वो जान सके होंगे कि THQ सराय आलमगीर में कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं, कौन सा स्टाफ मौजूद है, कौन से ऑपरेशन के इलाज यहाँ पे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली होगी और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट
जिन लोगों को नहीं पता था, हमारे प्रोग्राम की वसासत से उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी और MS डॉक्टर बलाल बिन तारक को इजाज़त दे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी।